चुनावी यात्रा में हम केवल प्रत्याशियों से नहीं, पार्टी संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों और उनके अध्यक्षों से भी आपको रूबरू करा रहे हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से बातचीत आपको दर्शाई और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की। अब बारी है आदिवासी अंचल के साथ साथ अब राजस्थान से बढ़कर पड़ोसी राज्यों तक अपनी पहुंच बढ़ा रही बाप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमेश मेड़ा जी का। स्वागत है राजस्थान चौक पर। आपको भी बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ आए हो। आप ही की धरा पर आए, एक तरीके से राजनीति को नया रंग दे दिया। 2 ही साल में ऐसी धूल चटाने वाले बन गए कि कांग्रेस और पार्टी जो स्थापित पार्टियां हैं दोनों चिंता करने लग गई हैं। चिंता तो करनी होगी, इतने सालों चिंता नहीं की, इस वजह से आज उनको चिंता करनी पड़ रही है। और यहाँ का जो युवा है पढ़ लिख कर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुका है और उनको हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है। अभी तक उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है उसको लेकर वो लड़ रहा है। थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए, नाइंसाफी कौन सी वाली हुई है? नाइंसाफी कई तरह की हुई है। यह सबसे पहले तो इस एरिया को मूलभूत सुविधाओं से दूर रखा गया है और ये आदिवासी अंचल है तो आदिवासी समुदाय है, इनका जो डिपेंडेंसी है वो जल जंगल जमीन पर है। लेकिन सरकारों ने क्या है कि जल जंगल जमीन पर अवैध तरीके से हड़पा है और हड़पा जा रहा है। उद्योगपति उसके ऊपर कब्जा कर रहे हैं और 5वीं अनुसूची इलाका या अनुसूचित क्षेत्र कहलाता है और यहाँ पर आदिवासी समुदाय को विशेषाधिकार हासिल है, लेकिन उसको अभी तक हासिल नहीं किया गया। अभी तक उसको लागू नहीं किया गया। और उसमें मुख्य रूप से जैसे यहाँ की जो 244 एक जो आर्टिकल है उसकी मूल भावना के अनुसार हमें नौकरियों के अंदर प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और ऐसे कई जगह अन्याय हुआ है और इस वजह से यहाँ का जो युवा है मुखर हो रहा है, उसको वापस पाने के लिए मुखर हो रहा है। मुखर की आपने बात की तो बाबूलाल खराड़ी जी कैबिनेट मंत्री हैं, आप ही के आदिवासी अंचल जनजाति अंचल से आते हैं। उन्होंने कहा कि बाप पार्टी राजकुमार रोत युवाओं में आक्रोश भर रहे हैं, पत्थरबाज बना रहे हैं। ये सरासर झूठी बात है। यहाँ के जो मुख्य मुद्दे हैं उन मुद्दों से डाइवर्ट करने का एक उनका प्रयास है। बाकी सत्यता यह है कि बाप पार्टी है यहाँ के युवाओं के लिए कार्य कर रही है और यहाँ के जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको विधानसभा पटल पर रख रही है। जैसे मैं एक आपको उदाहरण बता देता हूं, जैसे बाबूलाल जी खराड़ी जहां से आते हैं, जाडोल फ्लैशिया, वहां की स्थिति आप धरातल पे जाके पता कीजिए क्या हालत हो रखे हैं। 14-15 साल के बच्चों को ये पता नहीं कि स्कूल क्या होता है। अभी थोड़े दिन पहले दैनिक भास्कर के अंदर रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर बताया कि बच्चे 13-14 साल के बच्चों को ये पता नहीं कि स्कूल क्या है। दूसरी बात है कि बच्चों का वहां व्यापार हो रहा है। बच्ची गर्भ के अंदर गर्भ होता है तभी उसका सौदा हो जाता है। बच्चियां वहां बेची जा रही है और वहां पर आपको बताया जब सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, 12वीं तक स्कूल है, वो 2 कमरों के अंदर चल रहा है और 3 का स्टाफ है। अब बताओ उनका क्या भविष्य होगा, क्या पढ़ रहे होंगे और किस तरह से वो डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस ब्यूरोक्रेट्स बनने के सपने देखेंगे। ऐसे हालत बनी हुई है। ये मेन समस्या वहां पर ये है। इसे वहां की नहीं, सिर्फ पूरे क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र की ये मुख्य समस्याएं हैं। ये इस बात को लेकर भारत आदिवासी पार्टी मुखर हो रही है, विधानसभा के पटल पर रख रही है। लेकिन इन मुद्दों से जो मुख्य मुद्दे हैं, जो मानवता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के वो बयानबाजी कर रहे हैं। बाकी उनकी सरकार है, जो पत्थरबाज है इनके ऊपर लगाम लगाने की किसकी जिम्मेदारी बताओ? जिसकी सरकार है, इसका मतलब उनकी कानून व्यवस्था उनसे संभली नहीं जा रही ना। हम पत्थरबाज के साथ हम नहीं है, हम तो खुले तौर पे कह रहे हैं जो भी ऐसे कार्यों में लिप्त हैं उनको तत्काल गिरफ्तार करें, उनको सजा दीजिए। हम तो ये कह रहे हैं, हमने आज तक कभी फेवर नहीं किया है। और वो पत्थरबाज क्यों बन रहे हैं? पहली बात तो
पत्थरबाज बनने के पीछे एक कारण है कि वो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। पढ़ रहे हैं, डिग्रियां कर रहे हैं, लेकिन रोजगार जिस तरीके से, जिस अनुपात में मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अब चूंकि आप भी प्रदेशाध्यक्ष हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष वाली बात कर लेते हैं कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और आप दोनों ने मिलकर इस गठबंधन को बनाए क्यों नहीं रखा? चुनौती दोनों ही पार्टियों के लिए हो गई है, वोट बंटने की संभावनाएं भी हो गई है। लोकसभा में जैसे राजकुमार रोत जीत कर गए थे, समर्थन मिला था, तो ये गठबंधन के टूटने वाला जिक्र कहां से कैसे आया, उसकी कहानी भी थोड़ा आप समझाओ, क्योंकि आपके अंचल में, आपके क्षेत्र में। सबसे पहले तो हमारा जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो भी हम स्वतंत्र रूप से लड़ रहे थे। भारत आदिवासी पार्टी ने किसी से समर्थन नहीं मांगा था, और वहां पर लोकसभा चुनाव के समय में कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतारा था, लेकिन बाद में जाके उन्होंने आगे रेख से हमें समर्थन दिया था। आगे से हमने समर्थन मांगा नहीं था, बाकायदा उन्होंने हमको समर्थन दिया था। और उसके बाद अभी जो बात हुई थी कि उपचुनाव के अंदर जो गठबंधन को लेकर, तो हमारी मांग थी कि हमारी 84 और सलुम्बर के अंदर हम चुनाव लड़ेंगे। अगर आप स्वतंत्र रूप से समर्थन देना चाहते हो, अपनी तरफ से समर्थन देना चाहते हो बिना किसी शर्तों से, तो दे सकते हो। लेकिन उनको क्या, यहाँ के जो कांग्रेस के नेता है उनको उचित नहीं लगा है। बाकी तो हमारी तरफ से हमने कहा था कि अगर आप समर्थन देना चाह रहे दे सकते हो, लेकिन यहाँ के जो नेता हैं वो नहीं चाहते हैं। कौन से नेता? अब ये बीजेपी कांग्रेस से जो जुड़े हुए जो नेता हैं, नाम भी आप ले देंगे तो आला कमान तक पहुंच जाएगा। नहीं, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ के स्थानीय जो नेता है इस गठबंधन के खिलाफ थे। उसका नुकसान होगा कि नहीं होगा, ये भी बता दो। उसका नुकसान नहीं होगा। बात एक तरफा निकल रही है और अच्छे मतों से निकल रही है। एक और सीट है जहां आपने समर्थन दे दिया, देवली उनियारा, नरेश मीणा वहां से लड़ रहे हैं। समर्थन का आधार, समर्थन की चीज क्या मानते हैं? उस सीट पर समर्थन आपने दिया है। बाकी ऐसे तो राजेंद्र गुढ़ा भी लड़ रहे थे झुंझुनू में, हालांकि वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो क्या बाप पार्टी अब अपना धीरे धीरे विस्तार इस अंचल से निकलकर वहां भी पहुंचना चाह रही है जहां जहां संभावनाएं हैं? चुनौतीपूर्ण सीटों पर कब लड़ेगी? हाँ, भारत आदिवासी पार्टी अपना विस्तार करना चाह रही है, और जो उनियारा देवली जो सीट है, नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनको हमें मुद्दों के आधार पर समर्थन दिया है, ताकि सरकार, जो भी वर्तमान सरकार है, हम जिन मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं उसको लेकर काम करें, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। हमारे ये 3 मुख्य मुद्दे हैं, और नरेश मीणा जिन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं उनके भी यही कोर मुद्दे हैं, इसलिए हमने उनको समर्थन दिया है। और अगर आप दूसरी जगह की बात कर रहे हो तो वहां पर हमारा वर्कर्स नहीं है अभी, और वर्कर्स नहीं है तो बिना वर्कर्स का समर्थन देना कोई मतलब नहीं है, तो हमने वहां इंटरफेयर भी नहीं किया है। तो सीट की माने 84, सलुम्बर, देवली उनियारा, कौन कौन सी सीट आप बिल्कुल मान रहे हैं कि ये पक्की? देखो, तीनों सीटें पक्की है, और जो 84 की अगर बात करें तो वो हम पिछली बार जो लीड थी वो लीड बनाने में हम कामयाब हो रहे हैं, और यहाँ सलुम्बर के अंदर भी अच्छी खासी लीड से हम जीत जाएंगे, और उनियारा के अंदर हम एकदम चैलेंजिंग पॉइंट पर हैं। पिछली लीड तो इतनी थी जितने किसी प्रत्याशी को ही मिलते हैं कुल वोट। हाँ, इतनी लीड इस बार भी रहेगी, इस बार भी उतनी ही लीड होने जा रही है। लेकिन आपकी मुस्कान के पीछे के दर्द का सवाल भी मैं लेकर आया हूँ। सवाल ये लेकर आया हूँ कि विधानसभा चुनाव तक, लोकसभा चुनाव तक एकजुट होने वाली बाप पार्टी में उपचुनाव में टकराहट क्यों हुई? आपके निर्णयों पर सवाल क्यों उठने लगे? प्रत्याशी चयन की जो प्रक्रिया आपने लोकतांत्रिक अपने संवैधानिक रूप से बनाई हुई है, उस पर सवाल आया, और राजनीतिक गलियारों में खबर भी आई कि बाप पार्टी टूटने लगी है, लोगों की महत्वाकांक्षाएं अब पार्टी से ऊपर आने लगी। ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से मीडिया
मीडिया को दोष मत दीजिए, आप सच बोलिएगा। मीडिया ने जबरदस्ती कोई चीज नहीं दिखाया। मैंने सीधा सिंपल सवाल पूछा है। मीडिया में हम भी आते हैं और हम हमेशा कहते हैं कि सच है। अगर इसमें जो चीज बात है वो अपनी नहीं, इसमें कोई आधार नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। थोड़े बहुत डाउट्स थे तो वो क्लियर हो चुके। उनका ये कहना था कि जैसे जाजम पर जो वोटिंग हुई थी जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली की, और उनकी जो काउंटिंग है वो काउंटिंग जो प्रत्याशी थे उनके सामने नहीं हुई है ना, तो उसको लेकर उनको डाउट था। तो वो डाउट उनका सच भी था। पर क्या है कि हमने जो काउंटिंग की है तो वो वीडियोग्राफी के माध्यम से कराई गई। सारा जो सील को ओपन किया गया है, बंद किया गया, सारा वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है। तो उसके बाद उनको बिठाकर वो सारा दिखाया गया, तो वो संतुष्ट हो गए। उनका ये जो डाउट था, मेन डाउट था कि यार आपने जो मतगणना करी है जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के माध्यम से, जो वोटिंग हुई है उसके बाद मतगणना हुई है, वो हमारे सामने नहीं हुई है और हमारा तो ज्यादा वोटिंग आना चाहिए था, ऐसा उनका डाउट था। लेकिन उनको बाद में कर दिया खुलासा, तो वो उनका डाउट खत्म हो गया। लेकिन इस पूरे गतिरोध में जो आपके समर्थकों को डाउट है वो भी खत्म हो चुका है साहब? बिल्कुल हो चुका है। अब एक सवाल ले लेते हैं, राजनीतिक तौर पर है ये सवाल भी। आप बड़ी राजनीतिक पार्टियों की आंख में चुभने लगे, जितना कम समय में आपका अभ्युदय हुआ, ऐसा राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। तो चुभना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लोग अगर कांटे की तरह ले रहे हैं तो उन्हें निकाला जाता है। तो अब इस उपचुनाव में कितनी चुनौती आपके सामने पार्टी के तौर पर आ रही हैं? कुछ मुश्किलें आ रही हैं जो लग रहा हो कि आपको रोकने के लिए सहारे राजनीतिक तौर पर, या एक वर्ड यूज होता है हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है? हाँ, चुनौतियां आ रही है, और चुनौतियां इसलिए आ रही है कि भारत आदिवासी पार्टी जिस रेटिंग से आगे बढ़ रही है और जन जन की पार्टी बन रही है, उसको लेकर जो राष्ट्रीय पार्टियां, नेशनल पार्टीज, उनको बहुत जबरदस्त तरीके से चुभ रही है। तो वो हथकंडे अपना रहे हैं। और हथकंडे जैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो जिसका मतलब ही नहीं है उसका वो मुद्दे बना रहे हैं। जैसे कि धर्म का मुद्दा है, जबकि धर्म के मुद्दे को लेकर हमें सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन वो बार बार धर्म के मुद्दे को लेकर उछाल रहे हैं, मुख्य मुद्दों से डाइवर्ट करने का वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। बयान तो आप ही के नेता देते हैं ना? नहीं, तो बयान जो दे रहे हैं, बयान तो सच्चा है ना, बयान में क्या दिक्कत है? पार्टी जिन मुद्दों को लेकर आई उन मुद्दों की बात करेगी ना, जो सच है वो तो बात करेगी, है ना। लेकिन उस जो मुद्दा हम सच्चाई के साथ रख रहे हैं, उन मुद्दों को वो डाइवर्ट कर रहा है बार बार। लेकिन हमारे जो मुद्दे हैं वो एक मुद्दा है, वो भी एक मुद्दे, सारे मुद्दों के अंदर धर्म का भी एक मुद्दा है ना। लेकिन वो एक ही मुद्दे को लेकर बार बार सामने आ रहे हैं। क्यों शिक्षा की बात नहीं कर रहे, क्यों स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे हैं? यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं मतलब हाशिए पर है। जितने पैमाने में डॉक्टर्स होनी चाहिए वो इतनी डॉक्टर है नहीं, जांचों की सुविधाएं नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं, इस एरिया में सर्जन्स नहीं है। ऐसे हालात बने हुए हैं, पेशेंट मरे जा रहे हैं अस्पतालों के अंदर, उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं और बार बार एक ही मुद्दे पर आ रहे हैं। क्या मतलब निकला वो क्या मतलब, इसके माध्यम से वो क्या जताना चाह रहे हैं? दूसरा ये है कि आपने 84 के अंदर देखा होगा, 84 के अंदर अनिल कटारा हमारे प्रत्याशी हैं, लेकिन उन्होंने उसी नाम का दूसरा प्रत्याशी है जो बांसवाड़ा से लाकर वहां पर नामांकन करवाया। तो ये हथकंडा नहीं हुआ क्या? ये नैतिक रूप से वो हार चुके हैं, नैतिक रूप से वो हार चुके हैं, इसलिए वो इस तरह से हथकंडे अपना रहे हैं कि सेम नाम से प्रत्याशी उतार रहे हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं, उस विधानसभा का नहीं है और बाहर से लाके वहां उतारा, तो ये हथकंडा हुआ है। जवाब आपको लगता है जनता देगी? जनता देगी इसका जवाब। एक गंभीर मुद्दे पर आपने ध्यान भी लगाया, और ये सवाल इसीलिए भी बनता है कि अक्सर रिपोर्ट इस अंचल की होती है धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर।
जो पॉलिटिकल पार्टी आप पर लगाती है वो सनातन के मुद्दे पर लगाती है, हिंदू होने के मुद्दे पर लगाती है, लेकिन एक इस पूरे इलाके में धर्मांतरण बड़ा विषय बना हुआ है। आप भी इसे चुनौती मानते हैं? हाँ, बहुत बड़ी चुनौती है और इसका एक ही समाधान है कि इसका पृथक धर्म कॉलम आदिवासी समुदाय को मिलना चाहिए। जिस आदिवासी समुदाय की एक अपनी अलग पहचान है, आइडेंटिटी है। आदिवासी समुदाय की एक अलग अपनी संस्कृति है, अपनी बोली है और उनको अपना कॉलम नहीं मिलने की वजह से वो डाइवर्ट हो रहा है। वास्तव में अलग अलग धर्मों के अंदर डाइवर्ट हो रहा है और धीरे धीरे आदिवासी समुदाय की संख्या कम होती जा रही है और ये बहुत बड़ा दुखद विषय है। और जिस तरह से आजादी से पहले आदिवासी समुदाय के लिए पृथक धर्म कॉलम था, जो 1931 के अंदर जो जनगणना हुई थी और 1941 के अंदर और आजादी के बाद 1951 के अंदर जो जनगणना हुई थी वो आदिवासियों की पृथक हुई थी, अलग धर्म कॉलम था। तो हम ये चाहते हैं कि वो आदिवासी समुदाय की जो आइडेंटिटी है, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो बोली है, वो बरकरार बनी रहे। और उसके लिए एक ही है कि उनको एक जिस तरह से जैसे जैन समुदाय है, जैन समुदाय का अपना धर्म कोड है, उसी तरह से हम भी चाहते हैं कि आदिवासी समुदाय का अगर अलग से धर्म कोड हो जाएगा तो निश्चित रूप से अभी धर्मांतरण हो रहा है वो लगभग रुक जाएगा। सवाल तो बहुत है लेकिन अंतिम कर लेते हैं और राजनीति की बात कर रहे हैं। बीजेपी का यह चुनाव सीएम भजनलाल शर्मा के चेहरे पर है, यानी प्रतिष्ठा दांव पे है। गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के लिहाज से इसमें अपने चेहरे को सामने ला रहे हैं कि उनकी वास्तव में ताकत है या नहीं है। और बाप पार्टी में चेहरा राजकुमार रोत का देखा जा रहा है कि उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा है या नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद और अब उपचुनाव में पार्टी की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है और राजकुमार रोत की कितनी ताकत है ये दिखाने का भी प्रश्न बन गया है। कितना मानते हैं? नहीं, ये सवाल ही नहीं हमारी पार्टी में। हमारी पार्टी में व्यक्ति विशेष नहीं है, ये एक सिस्टम है और सिस्टम ही सब कुछ है। ये प्रतिष्ठा से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव के परिणाम कुछ भी रहो वो बाप पार्टी पर ही है। बाप पार्टी पर आएंगे। तो ये थे बाप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमेश मेड़ा। विभिन्न मुद्दों पर हमने बात की है और इस सेलुम्बर में बातचीत इनसे हुई है। राजस्थान की राजनीति में बाप पार्टी ने बेहद कम समय में कई किरदार खड़े किए हैं और कई विचार। इन विचारों के साथ राजस्थान चौक पर बने रहिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा और मेरे स्थानीय सहयोगी देवानंद के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, सेलुम्बर।